नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आई वांट यू कि आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए कि 370 हटने के बाद में ऐसा क्या हो गया कि इतना ईज़ी हो गया स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स को हटाना। इनफैक्ट बहुत सारे जो टेररिज्म के भी इवेंट्स होते थे, अटैक्स होते थे बाय मिलिटेंट्स, वो भी बहुत हद तक कम हो गए। तो ऐसे क्या पावर्स मिल गए आर्मी को जो इतना ईज़ी हो गया? हाँ, देखिए, पावर्स तो वही रहे। हुँ, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ कर दिया, क्या पावर्स मिल गए आर्मी को। तो मैं समझाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सब व्यूअर्स को, आर्मी को आर्मी स्टोन पेल्टिंग को रोकने में हिस्सा नहीं लेती है। ओके, आर्मी सिर्फ टेररिस्ट को एनकाउंटर्स में टेररिस्ट से वो लुआ लेती है, और वहाँ भी आर्मी जो है पहले मौका देती है टेररिस्ट को। आपने Right. कई वीडियोस देखे होंगे जी, जी। जब वो मीडिया में भी आते हैं कि सरेंडर करो, हम चाहते हैं कि ये हमारे देशवासी हैं, ज़्यादातर कुछ हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट, लेकिन जो हमारे देशवासी हैं हम उनको चाहते हैं कि ये सरेंडर करें, हम मौका देते हैं। तो आर्मी सिर्फ टेररिस्ट एनकाउंटर्स में आती है। जब वहाँ से आर्मी चली जाती है या जब स्टोन पेल्टिंग के वारदात होते हैं, जब भी घटनाएं हुई, उसमें आर्मी का कोई रोल नहीं है। राइट। So this is just to explain to everybody. yeah. अब वो कौन हैंडल करता है? J&K पुलिस हैंडल करती है, CRPF हैंडल करती है। तो जब ये फोर्सेस हैंडल करते हैं, तो जैसे मैंने पहले समझाया, जब स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो मसलन क्या होता है, हाउ डज इट ट्रांसलेट ऑन ग्राउंड? मसलन कुछ लोगों को राउंड अप कर लिया पुलिस ने और CRPF ने, उनको जो रिंग लीडर्स हैं Right. उनको राउंड अप करता है, उनको हवालात में डाल देते हैं। तो कुछ दिन की कस्टडी अलाउड है, इंटरोगेशन होगी, थोड़ा सा वो होगा, तो एक कस्टडी में तो आ गए। लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये उस फलाने ग्रुप का है, ये उस पॉलिटिकल पार्टी से है, ये जमात इस्लाम का है, ऐसे करके कोई ना कोई करके कल 1-2 दिन में वो निकल जाते हैं। राइट। लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है। अब कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो अब धीरे धीरे फिर दैट इज द वे Okay. दी स्टोन पेल्टिंग हैज स्टॉप। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि स्टोन पेल्टिंग को रोकना तो बड़ी आसान चीज है। द विल इज नॉट देयर। ओके। पहले विल नहीं थी। तो तभी तो हम उसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, चाहे वो ये वाले पहलू हों जिसकी हमने चर्चा की, चाहे वो करप्शन हो, तभी वो डेवलपमेंट नहीं हो रही है। आर्टिकल 370 ने एक ऐसा बैरियर बना दिया था कि हमें, जैसे कि ये इनकी ज़रूरत ही है, और वो पिछले 70-75 सालों में कश्मीर में वो 2 या 3 फैमिलीज में ही मेनली 2 ही फैमिलीज में अब तो सिमट के रह गया था। राइट। सो दैट इज हाउ इट हैज हेल्प्ड। राइट। एंड सर, बहुत सारी अब डेटा सामने आ रहा है, बहुत सारा न्यूज़ अब बाहर आ रहा है। जब एब्रोगेशन हो रहा था आर्टिकल का, तब ये देखने मिल रहा था कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, हमारा जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस, सबका एक बहुत यूनानिमस एक तरह से वो पूरा सिस्टम काम कर रहा था। एंड उसी टाइम पे देवर न्यूज़ की आर्टिकल 370 इज गेटिंग एब्रोगेटेड, सो इंटरनेट शट डाउन हो चुका है एंड एवरीथिंग वाज ऑन हाई अलर्ट एक तरह से। तो एब्रोगेशन के बाद में बहुत टाइम तक हमने पीस देखा। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? मतलब लोग वहाँ पे चाहते थे कि ये हट जाए आर्टिकल, या कुछ इंसिडेंट्स थे जिन्हें दबा दिया गया? देखो, ऐसे है, आर्टिकल हटने से तो कहीं ना कहीं हर कश्मीरी थोड़ा दुखी है, ओके। क्योंकि वो दे हैव सॉर्ट ऑफ ग्रोन अप विद इट। उन्होंने सोचा कि जैसे कि ना ये उनसे कोई नाइंसाफ़ी हो गई। राइट। पर जब मैं कितनी बार कश्मीर गया, मेरे किसी कश्मीरी से मैं पूछता था कि भाई ये आर्टिकल 370 हटने से क्या ठीक है कि नहीं, ये तो बुरा हुआ। तो मैं बोलता हूँ लेकिन अभी तो वायलेंस बहुत कम हो गई, स्टोन पेल्टिंग बिल्कुल नहीं होती है, टेररिस्ट एनकाउंटर कम हो गए, डेवलपमेंट हो रही है। हाँ, वो तो बहुत अच्छा है बोलते हैं। तो मैंने कहा, अगर मैं पुलवामा गया, अनंतनाग गया, मैं अब रिटायर्ड ऑफिसर था, ख़ास तौर पे इस किताब के लिए जो मैंने इंटरव्यू किए फॉर्मर टेररिस्ट के, मैं इन सब जगहों में गया, और मैंने गांव वालों से, अपने पुराने रिटायर्ड सोल्जर से, कईयों से बात की। तो सब कहते हैं कि हाँ नहीं, वो तो ये सब ठीक है, जो डेवलपमेंट हो रही है और वायलेंस कम है, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन
सबको एक दुख सबको है कि हमारी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया। राइट। तो चलो मैं उनकी बात से सहमत भी हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी कर्म भूमि कश्मीर है, मेरे सारे जवान जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जम्मू कश्मीर से हैं, मैं उनका ये समझ सकता हूँ। लेकिन हर एक को मैं यही कहता था कि वक्त आने पर आपकी स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगी। ऐसा तो गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया है। अब वो वक्त मेरे ख्याल अब तो आने भी वाला है। राइट। इसी महीने इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन स्टार्ट है JNK के। राइट। अब वो उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है कि स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए, वरना होम मिनिस्टर ने खुद कमिट किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने कमिट किया हुआ है कि वो स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे जब हालात ठीक हो जाएंगे। तो आर्टिकल 370 इज ए डन डील, बट स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड। तो इनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में ये एक ऐसी फीलिंग है, थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग है। दे अंडरस्टैंड यस कि डेवलपमेंट हो रही है, दे अंडरस्टैंड कि थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, बट उनको ये यूनियन टेरिटरी बना देना, राइट। क्योंकि वहाँ पे फिर ब्यूरोक्रेसी का भी वो रोल एक बहुत लिमिटेड हो जाता है। बिल्कुल। एंड लोगों के पास में कोई हेल्प नहीं है। वो अगर उन्हें कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो किसके पास जाए उसके लिए? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने कई आर्टिकल्स में भी लिखा है, किताब में भी, इस किताब में भी मैंने यही लिखा है, मैंने वे अहेड लिखा है। मैंने आर्टिकल 370 के बारे में जितनी चर्चा की है वो डिटेल्स के साथ की। उसके बाद क्या हुआ, पंचायत इलेक्शंस हुए, कि पहली बार ऐसा हुआ 3 टियर पंचायत इज़ इन प्लेस। Right. तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड, नॉट ओनली फ्रॉम इन इंडिया, लेकिन गल्फ, मिडल ईस्ट कंट्रीज से भी इन्वेस्टमेंट आई है। मॉल्स बने हैं वहाँ पे, अभी KFC है, हल्दीराम्स है, ये कभी इन्होंने देखा नहीं था। आप और मैं किसी भी शहर में जाते हैं, छोटे शहर में भी जाते हैं, तो हम ये आउटलेट्स देखते हैं। राइट। KFC, मैकडोनल्ड, हल्दीराम, ओम स्वीट्स, जो भी है, उनके था ही नहीं। आप जानते हैं कि एक भी सिनेमा हॉल नहीं था कश्मीर में। मतलब बहुत पहले हुआ करते थे, जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था, जब मैं कैप्टन था, सब खत्म, ये मिलिट्री ने बंद कर दिया। ये तालिबान टाइप वो है कि नहीं, कोई सिनेमा नहीं देखेगा। तो अब मल्टीप्लेक्सेस हैं। तो ये नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, ये जब देखेगी कि ये सिनेमा, अब मॉल्स हैं, मॉल्स देखेंगे, अब ये जो ईटिंग आउटलेट्स हैं, ये कई ऐसी ईटिंग आउटलेट्स आ गई हैं, रेस्टोरेंट्स आ गए हैं। जब ये नई पीढ़ी देखती है, अब इंटरनेट चल रहा है ठीक से, ये सब होता है, तो इनकी एस्पिरेशंस चेंज हो जाएंगी। पहले वालों की एस्पिरेशंस बस वो नारे लगाते रहते थे, हम क्या चाहते, आज़ादी, हम क्या चाहते, आज़ादी। तो मैंने कई बार बच्चों से पूछा, आज़ादी किससे चाहिए भाई? पाकिस्तान से मिलना है? नहीं। किससे आज़ादी चाहिए? नहीं, वो समझते नहीं थे बस, लेकिन एक नारा होता था। So I think it will take some time, because जिन लोगों का माइंडसेट बन गया है, जो मैं कहूँगा रफली जो 30+ के हैं, उनका माइंडसेट चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। Right. उसमें भी बहुत ऐसे लोग हैं, एक ऐसा बहुत बड़ा परसेंटेज है, तबका है, जो कि जो इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि ये हमारे लिए बेटर है, हमारे बच्चों के लिए बेटर है। देखिए, इंसान हमेशा सोचता है कि मैं किस जगह पे जाके रहूं। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कहीं और से आए, बॉम्बे में आके सेटल हुए ना, आपने बताया मेरे को इंटरव्यू से पहले। इंसान देखता है जहाँ पे उसको तरक्की हो सकती है, और इंसान ये भी देखना चाहता है कि मेरे बच्चे किस माहौल में बड़े होंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज कुछ लोग ये देख रहे हैं कि जो अब माहौल पैदा हो रहा है, कोई मार्केट खुलती है, कोई हड़ताल नहीं होती, स्कूल खुलते हैं। पहले ये सब होता ही नहीं था। स्कूल हमेशा बंद होते थे, मार्केट्स बंद हो जाती थी, स्कूल स्ट्राइक्स वैसे हो जाती थी, पथराव हो जाता था। तो बच्चे, आज के जो बच्चे हैं, वो अच्छे माहौल में बढ़ेंगे। कुछ लोग समझते हैं, हाँ, कुछ लोग हैं जो अभी भी एलिनेटेड रहेंगे, बट धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरेगा और नई जनरेशन, ये पीढ़ी बड़ी हो जाएगी, they have seen this good side of life, right? तो फिर they will want this to remain, and we will see a change. देखिए साहब, जो पिछले 30, 35, 40 साल में खराब हुआ, तो वो ओवरनाइट तो बदल नहीं सकता। बिल्कुल। बट सर,